वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी YouTube चैनल पे। आप सभी को पता है YouTube चैनल में सबसे बेस्ट आपका YouTube चैनल है ऑनलाइन स्टडी, जिस पे आपकी एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम, एसएससी में जो आपकी ऑल एग्ज़ाम होती है इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट तैयारी कराई जाती है। तो आपको क्या करना है, वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। आपको करना है वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल से आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से क्या होता है, एक तो आपकी जो क्लास की जो PDF होती है वो आपको आंसर सहित सेव मिल जाती है, जहाँ से आपका रिवीजन एग्ज़ाम टाइम पे काफ़ी आसानी से हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम ऑथेंटिक, वो उनकी भी जो PDF होती है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे आपके जो PYQ क्वेश्चन है इनकी भी आपको लिस्ट मिल जाती है। तो आपको सभी डिटेल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट के चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो कुल संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो आपका राज्यसभा होता है, क्या होता है आपका राज्यसभा, संसद के दो भाग होते हैं। सबसे पहले एक क्या आता है आपका राज्यसभा होता है, एक क्या होता है लोकसभा होता है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यसभा का MP बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, लोकसभा का MP बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने आपको बताया है, तो इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो संख्या होती है वो आपके कितनी होती है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, राज्यसभा में जो टोटल जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं ये बताइए। तो वो होते हैं 245 आपके सदस्य होते हैं, जिनमें आपके 233 आपके अलग रहते हैं और 12 आपके अलग रहते हैं। अर्थात 12 तो आपके क्या होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, इनको आपको नोट करना है। और आपके 200 जो 30 होते हैं वो आपके कौन से सदस्य होते हैं, ये आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसे भी आपको नोट करना है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो आपके 12 होती है। फटाफट नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो आपके 233 होती है। फटाफट इसे भी नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। उससे पहले आपको बताना है कि राज्यपाल की जो आयु होती चाहिए वो कितनी होनी चाहिए राज्यपाल के पद के लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में बताना है आपको। लता मंगेशकर जी थे, पंडित रविशंकर, MS सुब्बुलक्ष्मी, या फिर पंडित भीमसेन जोशी। तो सबसे पहले बताइए कि जो आपके कौन थे पहले संगीतकार, वो आपके कौन थे, MS सुब्बुलक्ष्मी थे। इसे आपको नोट करना है। राइट आंसर आपका C ऑप्शन, फटाफट नोट कर लीजिए। अपन बात करते हैं A ऑप्शन के बारे में, लता मंगेशकर जी के बारे में। हाल ही में इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है, इसे भी आपको नोट करना है। क्या हुआ है, हाल ही में इनका निधन हो गया है, नोट कीजिए। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लता मंगेशकर जी का जो जन्म हुआ था वो आपके इंदौर में हुआ था, इसे भी आपको नोट करना है। स्वर कोकिला के नाम से क्या है, लता मंगेशकर जी क्या है, प्रसिद्ध है, इसे भी आपको नोट करना है। स्वर कोकिला के नाम से फेमस है, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि लता मंगेशकर जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान कब दिया गया था, ये आपको बताना है। भारत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो कब दिया गया था ये बताइए। तो लता मंगेशकर जी को ये दिया गया था 2001 में दिया गया था। फटाफट नोट कर लीजिए। किस देश का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार इनको मिला था, तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिला था, ये भी आपको नोट करना है। आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो पहला जो लता मंगेशकर जो अवार्ड है, जो क्या है, पहला जो लता मंगेशकर जो अवार्ड है वो किन्हें मिला था, ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए इसका आंसर क्या है। तो ये आपके किन्हें मिला था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। मनरेगा कब से लागू हुआ था, ये आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मनरेगा कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। आपके 2 फरवरी 2006 को, आपके 2 अक्टूबर 2009 को, आपके 5 मार्च 1930 को, या फिर आपके 1931 को।
तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो आपका मनरेगा शब्द है ये कहाँ से आया है, ये आपके नरेगा शब्द से बना है, ये भी आपको नोट करना है। किस शब्द से? नरेगा शब्द से बना है। ये नरेगा शब्द का जो नाम मनरेगा शब्द कब रखा गया था ये आपको बताना है। तो मनरेगा शब्द जो नाम हुआ था वो आपके कब हुआ था? ये आपके 2 अक्टूबर 2009 को पढ़ा था। फटाफट नोट कर लीजिए मनरेगा नाम इसका। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि मनरेगा कब से लागू हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये आपका मनरेगा लागू हुआ था आपके 2 फरवरी 2006 को। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन। फटाफट इसको आपको नोट करना है। अब क्वेश्चन आपका आता है कि 5 मार्च 1930 को क्या हुआ था? तो 5 मार्च 1930 को आपका क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसे भी आपको नोट करना है। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। फटाफट नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। 1931 में क्या हुआ था ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। 1934 में कौन सा आंदोलन हुआ था ये आपको बताना है। तो 1934 में हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इसे भी आपको नोट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आईपीएल 2022 में पर्पल कैप किन्हें मिला था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आईपीएल जो 2022 है ये कौन से ऑर्डर का है, कौन से नंबर का है? तो ये आपके 151वें नंबर का है, यानी आपके 151वें नंबर का है। फटाफट नोट कर लीजिए, कौन से नंबर का? 151 नंबर का है। फटाफट नोट करना है। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि आईपीएल 2022 में कितने टीम ने भाग लिया था? तो टोटल 10 टीम ने भाग लिया था। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन अगला क्या बन जाता है कि आईपीएल 2022 में विजेता कौन था ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपका विजेता से भी पूछा जाता है और उप विजेता से भी पूछा जाता है। फटाफट दोनों को नोट कर लीजिए। तो आपके आईपीएल 2022 में जो विजेता था वो आपका कौन था? गुजरात। इसे आपको नोट करना है। और उप विजेता कौन था? राजस्थान। कौन था? राजस्थान। इसे भी आपको नोट करना है। फटाफट इसे नोट कर लीजिए। पर्पल कैप 2022 में किन्हें मिला था आईपीएल 2022 में? तो ये भी आपको नोट करना है। तो आपके पर्पल कैप मिला था यजुवेंद्र चहल जी को मिला था। फटाफट इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि आपका ऑरेंज कैप किन्हें मिला था ये आपको बताना है। पर्पल कैप के बारे में तो अपन ने बात कर ली, ऑरेंज कैप के बारे में बात करना है। तो ऑरेंज कैप आपके किन्हें मिला था? जोस बटलर जी को मिला था। इसे भी आपको नोट करना है। फटाफट आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ड्यूरेंट कप 2022 का विजेता कौन है ये आपको बताना है। सबसे पहले ये कौन से नंबर का है ये आपको बताना है। तो ये आपके 13 नंबर का है। फटाफट इसे नोट कर लीजिए। इसका जो विजेता था वो आपका कौन था? बंगलुरु था। फटाफट इसे भी आपको नोट करना है। उप विजेता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उप विजेता भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो उप विजेता था वो आपका कौन था? फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका उप विजेता कौन था? मुंबई था। फटाफट नोट कर लीजिए, कौन था? मुंबई था। फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देखिए। इससे पहले आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी बच्चों को भी बताया कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। क्योंकि आप जो बच्चों की जो वीडियो या आपकी जो वीडियो है, ये एमटीएस की एग्ज़ाम हो या फिर आपकी जीडी की हो या फिर आपकी जो ऑल एग्ज़ाम है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास है, जिनसे आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में दिखते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में छपे हुए मिलते हैं। तो आपको क्या करना है? वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाना है, क्योंकि मैंने आपको बताए हैं कि इसमें काफ़ी एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्जाम में ज़्यादातर रिवाइज होते ही रहते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया था, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया था। सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपके किन्हें दिया गया था? आपके गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल दोनों को दिया गया था। कैसे दिया गया था? सबसे पहले अपन बात करते हैं, गीतांजलि श्री को दिया गया था। किनको दिया गया था? गीतांजलि श्री को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था ये भी आपको बताना है। तो इनका एक नोबल था। क्या था? इनका एक नोबल था। नोबल का नाम क्या था? रेत की समाधि। क्या था नोबल का नाम? रेत की समाधि। रेत की समाधि नोबल के लिए गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला था। अब गीतांजलि श्री ने तो इनका जो एक नोबल लिखा था वो लिख दिया, लेकिन नोबल आपको पता होना चाहिए, नोबल आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहता है। तो इस कारण जो आपका रेत की जो समाधि था, इसका इंग्लिश में अनुवाद किया।
तो रेत की जो समाधि ये नोबल था गीतांजलि श्री का, इसका इंग्लिश लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट किया था वो कौन थे ये आपको बताना है। तो इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इनको नाम दिया गया था, क्या दिया गया था, तो इंग्लिश में लिख लीजिए टॉम ऑफ सेंड, फटाफट लिख लीजिए टॉम ऑफ सेंड, फटाफट नोट कर लीजिए। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला कौन था, आपका डेजी रेकवेल था, इसे नोट कीजिए। तो दोनों का शेयर किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में। तो ये आपके डेजी रोकवेल को भी मिला था और गीतांजलि श्री, इन दोनों को मिला था। फटाफट आपको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो फटाफट बता दीजिए कि इंडिया विंस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है। तो फटाफट नोट कर लीजिए, इसके जो पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फटाफट नोट कर लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, फटाफट नोट कर लीजिए। आपके अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, ये आपके अबुल कलाम आज़ाद है। अब्दुल कलाम आज़ाद को तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गरबा किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ये आपका जो गरबा है ये आपके गुजरात से संबंधित है, फटाफट नोट कर लीजिए। आपको बताना है कि रासलीला किस राज्य से संबंधित है, फटाफट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। पोंगल बताना है, जो भी आपके नृत्य हो, चाहे आपके डांस हो, त्योहार हो, कोई भी हो, इनके बारे में आपको बताना है। ओणम का संबंध किस राज्य से ये आपको बताना है। भांगड़ा का संबंध किस राज्य से ये आपको बताना है। फटाफट आपको सभी के बारे में बताना है, आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकादमी की शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है। इससे पहले अपन बात करते हैं कि संगीत नाटक जो अकादमी था इसकी शुरुआत कब हुई थी, फटाफट बता दीजिए। संगीत नाटक अकादमी, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1953 में हुई थी। कब हुई थी, 1953 में हुई थी। साहित्य अकादमी की शुरुआत कब हुई थी ये भी बताना है, 1954 में, 1950 में, 1948 में या फिर 1953 में। तो साहित्य अकादमी की शुरुआत हुई थी आपके 1954 में हुई थी, फटाफट इसे भी नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। आपके जो मनरेगा थी, क्या थी आपके जो मनरेगा, इसके बारे में अपन बात करते हैं। क्या थी आपकी मनरेगा जो थी, मनरेगा जो योजना थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो मनरेगा योजना के जो पहले जो लोकपाल थे वो कौन थे ये बताना है। फटाफट बता दीजिए कि मनरेगा के पहले जो लोकपाल थे वो कौन थे। तो इसके पहले लोकपाल कौन थे, आपके एन के ओझा थे, फटाफट नोट कर लीजिए कौन थे, एन के ओझा जी थे, फटाफट नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और यूएनओ का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है क्या होता है। सबसे पहले आपको बताना है कि नाबार्ड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, या आपकी स्थापना फटाफट नोट कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, नोट कीजिए। यूएनओ में कितने मेंबर है ये आपको बताना है, कितने मेंबर ऑफ देश है। तो कितने मेंबर ऑफ देश है आपके 193 है, फटाफट नोट कर लीजिए। नवीनतम जो मेंबर है वो कौन है ये आपको बताना है कि नवीनतम जो मेंबर है वो कौन है, फटाफट बता दीजिए। तो नवीनतम मेंबर कौन सा है आपका, साउथ सूडान है। कौन है, साउथ सूडान, फटाफट नोट कर लीजिए साउथ सूडान। यूएनओ के कितने अंग है ये भी आपको बताना है। तो यूएनओ के 6 अंग है, फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका एक डिटेल से वीडियो बनाया गया है जिसमें आपको सभी एक्सिस के बारे में बताया गया है कि आपकी भूमध्य रेखा कौन सी होती है, कर्क रेखा कौन सी होती है, मकर रेखा कौन सी होती है, कौन सी नदी इन्हें काटती है, कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है, ये भी आपको बताया गया है। तो इनके बारे में डिटेल से स्टडी के लिए आपका एक वीडियो बनाया गया है जिसमें सभी को डिटेल से बताया गया है। उस वीडियो को आपको सर्च मारना है और आपको देखना है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो नदी है, फटाफट नोट कर लीजिए। माही नदी के बारे में बात करते हैं तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है, माही नदी है, नोट कीजिए। लिम्पोचे नदी के बारे में बात करते हैं तो आपकी क्या होती है, जो मकर रेखा है इसको 2 बार काटने वाली जो नदी है वो आपकी लिम्पोचे नदी है। तो मकर रेखा को 2 बार लिम्पोचे नदी काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, फटाफट नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राधा रेड्डी का संबंध किस खेल से है ये आपको बताना है।
आपके यहाँ से थोड़ा इसमें मिस्टेक लिखी हुई है आपके क्वेश्चन में, किस नृत्य से आपको इसे लिखा हुआ होना चाहिए था। तो राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से, नोट कर लीजिए। आपके भरतनाट्यम, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी दे रखा होता है कि किस से संबंधित है, भरतनाट्यम से, कथक से, मणिपुरी से, या फिर कुचिपुड़ी से। आपके 8 जो क्या होते हैं फोक डांस होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले राधा रेड्डी जी का संबंध जो है वो किससे है, कुचिपुड़ी से है। फटाफट इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बताइए कि राज्यपाल का अनुच्छेद किस जो इससे पहले आपको बताना है, फटाफट जो आपको मैं यहाँ पे वर्ड लिखाने जा रहा हूँ इसको आपको नोट करना है। जो पादयानी है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। तो पादयानी आपके कहाँ का लोक नृत्य है, ये केरल का लोक नृत्य है। फटाफट नोट कर लीजिए। जैसे आपके ऊपर ऑप्शन दे रखे थे, जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं इन्हीं में देख लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं आपका जो कर्नाटक है, यहाँ पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं, कर्नाटक के बारे में बात करते हैं। तो कर्नाटक में आपका कौन सा आ जाता है, यक्षगान आ जाता है। फटाफट इसे नोट कर लीजिए। और कर्नाटक में एक और आ जाता है आपका भूतकोला, इसे भी आपको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्या बन जाता है कि गुजरात से बन जाता है। किससे बन जाता है, गुजरात से बन जाता है, इसे भी नोट करना है। तो गुजरात से आपका कौन सा आ जाता है, गरबा आ जाता है। और आपका कौन सा आ जाता है, रासलीला आ जाता है, इसे भी आपको नोट करना है। तो गुजरात में गरबा और रासलीला। अगले पे बात करते हैं। अब आपका कौन सा आता है, केरल आता है। कौन सा आता है, केरल। तो केरल में कौन सा आ जाता है, ओणम आ जाता है। कौन सा आ जाता है, ओणम आ जाता है। और आपके कौन सा आ जाता है, थुलाल आ जाता है। कौन सा आ जाता है, थुलाल, इसे भी नोट करना है। अगले पे बात करते हैं। तो पंजाब के बारे में बात करते हैं। तो पंजाब में कौन कौन सा आ जाता है आपका, सबसे पहले आ जाता है भांगड़ा आ जाता है। फिर कौन सा आ जाता है, गिद्धा आ जाता है। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। और लास्ट क्या आ जाता है, इसे भी आप नोट कीजिए, कीकली आ जाता है। क्या आ जाता है, कीकली, इसे भी आपको नोट करना है। नट पूजा कहाँ पर होती है, ये आपको बताना है। तो जो नट पूजा है वो आपके आसाम में होती है, इसे भी आपको नोट करना है। घूमर गणगौर कहाँ का बताना है, ये आपको, घूमर जो गणगौर है ये आपके राजस्थान में, इसे भी आपको नोट करना है। कहाँ पर, राजस्थान में है। फटाफट नोट कर लीजिए। लावणी और तमाशा के बारे में भी आपको बताना है कि लावणी और तमाशा का संबंध किस राज्य से है, फटाफट बता दीजिए। तो लावणी और तमाशा का जो संबंध है वो किससे है, महाराष्ट्र से है। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पृथ्वी के जो सबसे जो दूर ग्रह वो आपका कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपका क्या दे रखा है, ये सूर्य दे रखा है। क्या दे रखा है, सूर्य दे रखा है। इस सूर्य के जो सबसे जो निकट ग्रह है वो आपका कौन सा है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध है। फटाफट इसे नोट कर लीजिए। आपको बताना है कि ये आपकी क्या दे रखी है, जिसे आपकी ये दे रखी है पृथ्वी, क्या दे रखी है, ये आपकी अर्थ दे रखी है। इस अर्थ के जो निकट ग्रह, सॉरी, इस अर्थ से जो दूर ग्रह है वो आपका कौन सा है, वरुण ग्रह है। फटाफट नोट कर लीजिए। सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र ग्रह है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है, सबसे पहले आपके नदी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो गंगा नदी है इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है गंगा नदी के बारे में, एक पूछा जाता है मांडवी नदी के बारे में, एक पूछा जाता है यमुना नदी के बारे में, और एक पूछा जाता है साबरमती नदी के बारे में। तो गंगा नदी हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है, यह आपको पता होना चाहिए। तो हरिद्वार किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। जो पणजी है वो किस नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे है। यमुना किस नदी के किनारे है, नई दिल्ली के किनारे है, इसे भी आपको नोट करना है। अगला बन जाता है अहमदाबाद जो है वो आपके साबरमती नदी के किनारे है, इसको भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन क्या बन जाता है कि वास्को जो डी गामा थे इन्होंने भारत की खोज की थी। किसकी खोज की थी, भारत की खोज की थी। अब आपको बताना है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी, यह आपके 1498 में, यानी आपके 1498 में की थी, इसे आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। तो राज्यपाल का जो उल्लेख है वो आपके अनुच्छेद 153 यानी आपके आर्टिकल 153 में है। फटाफट नोट कीजिए। आर्टिकल 52 में किसका उल्लेख है ये भी पता होना चाहिए, आपके प्रेसिडेंट यानी आपके राष्ट्रपति का उल्लेख है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, ये भी पता होना चाहिए। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है।
तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में। तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर कामत है। फटाफट इसे आपको नोट करना है। सोमनाथ किसके अध्यक्ष है? ये भी पता होना चाहिए। इसरो के अध्यक्ष है। माधवीपुरी गुच्छ ये आपके क्या है? सीबीआई के क्या है? फटाफट नोट कर लीजिए, इसके वर्तमान अध्यक्ष है, इसको आपको नोट करना है। सतीश रेड्डी जी के पहले थे, ये भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। आज की क्लास में अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसे आपको देखना है। इससे पहले आपको बताना है कि केन्या किसकी राजधानी है, ये बताइए। केन्या की जो राजधानी है वो क्या है? फटाफट बताइए। आपको बताना है कि अंतिम जो पंचवर्षीय यानी आपका जो 5 ईयर जो प्लान है वो कौन सा है, ये भी बताना है। तो वो आपका 12th 5 ईयर प्लान है, ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन दे रखा है भूमच्युत त्योहार कहाँ का बताना है, ये आपको। महाराष्ट्र, एमपी, सिक्किम या फिर राजस्थान। तो ये आपके सिक्किम से संबंधित है, फटाफट नोट कर लीजिए। अपन ने बात कर ली सभी के बारे में। अब अपन कुछ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो राष्ट्र ध्वज था इसको कब अपनाया गया था, ये आपको बताना है। तो राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था, ये आपको बताना है। तो राष्ट्र ध्वज को फटाफट नोट कर लीजिए। 22 जुलाई आपके 1947 में अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल में लगा लीजिए। बताइए कि आपकी जो प्रस्तावना थी इसको कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया था। और कब अपनाया गया था ये भी बताना है। तो 22 जनवरी 1947 में प्रस्तावना को अपनाया गया था। 22 जनवरी 1947 में, फटाफट नोट करना है। अगला क्वेश्चन बन जाता है कि आपको बताना है इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रथम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किन्हें मिला था, ये आपको बताना है। तो प्रथम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किन्हें मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जीडीके में भी पूछा गया है और एमटीएस में तो पूछा ही जाता है, तो फटाफट नोट कीजिए। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टिक जो क्वेश्चंस थे इनके बारे में बात की जो एग्जाम में काफ़ी बार रिवाइज होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो के बारे में सजेशन देना है कि आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए, ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए या फिर आपको भूगोल की क्वेश्चन, आपको बताना कि कैसे क्वेश्चन चाहिए। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।